चलो सी टाइप चार्जर है नहीं, ठीक है चलो हो जाएगा काम दोनों। फिर जस्ट एक मिनट, स्टार्ट हो रहा है स्ट्रीम। नहीं है, ठीक है कोई प्रॉब्लम। स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है? स्ट्रीमिंग ही नहीं हो रहा है। चलो डन। चलो सो आगे बढ़ते हैं। सेकंड चैप्टर चार्ज ऑफ टैक्स, ये है 9394 अपन जो पढ़ा था ना आरसीएम, वो है। हो गया वो, बस एक बार आवाज चेक करो ना सागर। हाँ चलो आइए पढ़ते हैं चार्ज ऑफ टैक्स। मिस्टर राज, अ promoter, start a building construction project on a new Mumbai. For that purchase cement from various supplier. तो उसने सीमेंट परचेस किया है। मिस्टर कुणाल अनरजिस्टर, वीर रजिस्टर, एबीसी रजिस्टर, इशित अनरजिस्टर। टोटल परचेस ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विस इंक्लूडिंग सीमेंट during the financial year from registered supplier is 88%. Calculate the amount of GST paid by Raj in reverse charge. तो पहले आपको ये सेक्शन कौन सा है समझना पड़ेगा। तो ये है सेक्शन 94। ये कौन सा है? ये है सेक्शन 94। कुछ याद रहा है कि 94 क्या है आरसीएम में? क्या था 94? नहीं 9394 दोनों आरसीएम की सेक्शन है, बट 94 में आने के लिए सप्लायर मस्ट बी अनरजिस्टर्ड, सप्लायर मस्ट बी अनरजिस्टर्ड, ये अपन ने पहले पढ़ा था। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि अगर आप परचेस रजिस्टर पर्सन से 80% से कम करते हो तो आरसीएम लगेगा, बराबर कि नहीं? देन कैपिटल गुड्स के लिए भी आरसीएम लगेगा इफ यू बाय फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, एंड सीमेंट के लिए भी क्या लगेगा? आरसीएम लगेगा। तो आपके नोट्स है क्या 94 के? तो डायरेक्टली कभी आना है जब आपका पढ़ाई हो चुका है। तो अगर आपको डाउट है, श्योर नहीं है, तो नोट्स सामने नहीं रहेंगे तो क्या होगा? मेरा सॉल्विंग होगा, मेरा क्या होगा? सॉल्विंग होगा, आपका नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें इनपुट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। इनपुट एंड इनपुट सर्विस, सीमेंट एंड कैपिटल गुड्स, है ना? तो इनपुट एंड इनपुट सर्विस के लिए बोला है कि रजिस्टर्ड पर्सन से अपने एटलीस्ट 80% खरीदना चाहिए। तो बाकी का 20 अनरजिस्टर्ड पर्सन से रहेगा तो चलेगा। बट सीमेंट के लिए ऐसा कुछ एप्लीकेबल नहीं है परसेंटेज।
सीमेंट आप जितना भी खरीदेंगे फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, उस पर क्या आएगा, आरसीएम आएगा, क्या आएगा। और इसके रेट्स भी मैंने आपको बताए थे, 9(4) में जो उस पर 18% था, सीमेंट एंड कैपिटल गुड्स पे कितना था, 28 था। के देखो सीमेंट के ऊपर कितना था, सीमेंट के ऊपर 28% था ना। यस, एंड कैपिटल गुड्स पे जो एक्चुअल रेट रहेगा वो रहेगा। तो यहाँ पे जो जीएसटी का रेट रहेगा ये 18 रहेगा, ये 28 रहेगा, और ये एक्चुअल रहेगा। तो अभी जो क्वेश्चन दिया है उसमें बाकी इनपुट्स की बात हो रही है या सीमेंट की बात हो रही है? क्वेश्चन देखो, सभी इनपुट्स की बात हो रही है, ओनली सीमेंट के बारे में जानकारी दी है। सेकंड लाइन पढ़ो, सीमेंट के बारे में जानकारी दी है ना। तो सीमेंट के लिए कोई रूल नहीं है 80% का, जितना भी अपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा है उस पर आपको 28% जीएसटी देना है। तो चेक करो क्वेश्चन में कितना सीमेंट अपन ने अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा है। हाँ, 88 कैसे, 1,20,000 पहला है और 2,500 है ना। तो ये एग्जाम में लिखते समय पहले क्या लिखना है आपको, लीगल प्रोविजन। तो ये बस रिटर्न फॉर्म में आपको लिखना है, एंड फिर सॉल्यूशन आएगा, फिर आएगा अपना एनालिसिस। एनालिसिस में क्या आएगा, बोलो एनालिसिस में क्या आएगा, कितना जीएसटी भरना पड़ेगा। मैं लिखूंगा यहाँ पे, टोटल परचेस ऑफ सीमेंट फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन बराबर है क्या। चलो, व्हाट इज द जीएसटी रेट। हाँ तो लिखो ना, जीएसटी है 28%, कितना आएगा फिर 122,500 इंटू 28%, 34,300। तो इतना जीएसटी देना पड़ेगा। सो देयरफॉर जीएसटी पेबल अंडर आरसीएम 34,300। तो लर्निंग पॉइंट क्या है, ये जो 80% का क्राइटेरिया वो सीमेंट और कैपिटल गुड्स के लिए नहीं है, बाकी इनपुट्स एंड इनपुट सर्विस के लिए है। इनपुट सर्विस के लिए 18% रेट फिक्स है, सीमेंट का 28 फिक्स है, कैपिटल गुड्स का क्वेश्चन में दिया जाएगा, उसमें 1 रुपए का भी अपने परचेस किया, यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है। तो सीमेंट कैपिटल गुड्स यू कैन नॉट बाय फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, द मोमेंट यू बाय यू हैव टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम। बात खत्म हो गई। बोले कोई डाउट है क्या, समझा आपको। ऑनलाइन रिप्लाई करो, ग्रुप में मैसेज शेयर कर दो, लेक्चर स्टार्ट हुआ है। मैसेज डाल, ठीक है। चलो नेक्स्ट, a hotel owner provided accommodation in Haryana through ECO, cool trips. The hotel owner is not liable to get registered as per the provision of section 22(1) of CGST Act. 22(1) मतलब based on turnover. Who is the person liable to pay GST in this case? Would your answer be different if the ECO does not have physical presence in India? तो ये 9(3) या 9(5) का क्वेश्चन है, कौन सा ये 9(5). उसका चार्ट आपको अपन ने क्लास में बनाया था, वो चार्ट है क्या आपके पास? हाँ, तो वो सब लेके आना है या पढ़ के आना है।
ब्लैंक होके आओगे ना तो मतलब नहीं, ब्लैंक होके जाओगे। तो अपन ने ऐसे एक डायग्राम बनाया था कि ये सर्विस प्रोवाइडर है और ये रिसिपेंट है। तो इसके थ्रू अगर वो 5 सर्विसेज जा रही है, कितनी? 5, जो अपन ने पढ़ी थी, याद है ना? पहला था होटल, दूसरा था रेस्टोरेंट एंड केटरिंग, कैब, देन हाउस कीपिंग एंड द होटल इन स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस। जिसका पर डे रूम का रेंट 7.5 के ज्यादा था। तो ये 5 अपन ने केसेस देखे थे। इस पे हमने पढ़ा था कि ये 5 सर्विस अगर थ्रू ईसीओ जा रही है तो उसका जीएसटी कौन भरेगा? ईसीओ भरेगा। फिर इसमें अपन ने ये भी पढ़ा था कि जब लोग, इन लोगों का टर्नओवर जब थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर जाएगा तो उसमें से 2 केस में जीएसटी ईसीओ ही भरेगा, एक रेस्टोरेंट केटरिंग एंड दूसरा कैब। रेस्टोरेंट केटरिंग एंड कैब, इसका जीएसटी कौन भरेगा? ईसीओ ही भरेगा। अभी क्वेश्चन होटल का दिया है। होटल मतलब मैंने एग्जांपल लिया था गो आईबीबो, मेक माई ट्रिप, जिनके थ्रू आप ऑनलाइन लोग होटल बुक करते कि नहीं, तो वो ईसीओ ही है। तो अभी क्वेश्चन देखो क्या है। होटल ओनर प्रोवाइडेड अकोमोडेशन इन हरियाणा थ्रू ईसीओ, द होटल ओनर इज अनरजिस्टर्ड, तो हु इज लायबल टू पे जीएसटी? बोलो कौन देगा जीएसटी? कौन देगा, होटल ओनर या ईसीओ? यस, तो ईसीओ इज लायबल टू पे जीएसटी। तो ईसीओ इज लायबल टू पे जीएसटी, है ना? हाँ, अगर होटल का टर्नओवर 10-20 के ऊपर जाता है फिर होटल जीएसटी देगा। तो इस 5 में से 2 केसेस में जीएसटी हमेशा इश्यू देगा। बाकी के 3 केस में अगर टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर है फिर आपने को खुद को जीएसटी देना पड़ेगा। फिर इन दैट केस ईसीओ जीएसटी नहीं देगा। इन दैट केस ईसीओ जीएसटी नहीं देगा। बराबर है क्या? सेकंड क्वेश्चन क्या है? अच्छा, अपन देखा था कि ये ऐप रहता है, आप इंडिया के बाहर भी ऐप डेवलप कर सकते हो। मैंने कहा था कि उबर जब इंडिया में आता तो पहले वो इंडिया में नहीं था, बाहर से ऑपरेट किया था। फिर 2000 आई थिंक 16-17 में उन्होंने इंडिया में ऑफिस स्टार्ट किया। तब तक पूरा बाहर से चला। उसके लगता क्या है, एक ऐप या तो वेबसाइट। अपन थोड़ी ओला उबर के ऑफिस में जाते हैं, जरूरत नहीं पड़ती। तो वही दिया है। वुड योर आंसर डिफरेंट इफ ईसीओ डज नॉट हैव फिजिकल प्रेजेंस इन इंडिया? नो प्रॉब्लम, आंसर रिमेन सेम। अगर ईसीओ का इंडिया में फिजिकल प्रेजेंस नहीं है सो दे हैव टू अपॉइंट रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया। तो लिखो नेक्स्ट, आंसर रिमेन सेम। लिखो पहले आंसर क्या होगा? पहले क्वेश्चन में ईसीओ इज लायबल टू पे जीएसटी, सेकंड केस में आंसर क्या होगा? आंसर रिमेन सेम, आंसर रिमेन्स द सेम इवन इफ ईसीओ डज नॉट हैव फिजिकल प्रेजेंस इन इंडिया। लिखो इवन इफ ईसीओ does not have physical presence in India, even if ECO does not have physical presence in India, they will have to appoint representative, they will have to appoint representative in India who is liable to pay GST. They will have to appoint representative in India who is liable to pay GST. They will have to appoint a representative in India who is liable to pay GST on their behalf. Who is liable to pay GST on their behalf. हो गया? चलो नेक्स्ट।
मिस्टर एक्स वांट टू ओपन क्लाउड किचन, मतलब ये रेस्टोरेंट सर्विस ही है थ्रू स्विगी. द रेस्टोरेंट इज नॉट लायबल टू पे जीएसटी एज पर द 22(1). व्हाट इज 22(1)? बेस्ड ऑन टर्नओवर. तो टर्नओवर के हिसाब से उसका 10-20 लाख से क्या है, कम है. चलो तो एक एक क्वेश्चन का आंसर बताओ. पहले केस में कौन जीएसटी देगा? होटल है ना, होटल. कौन जीएसटी देगा? ईसीओ. कौन ईसीओ बोलो ना फिर? स्विगी. तो यहाँ पे जस्ट लिख डालो. इसमें जीएसटी कौन देगा? स्विगी देगा, है ना. तो क्वेश्चन 3 उसमें पहला पॉइंट, ईसीओ इज liable to pay GST, that is Swiggy. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन क्या है? Whether ECO required to collect TCS on supply made by X. अभी मैंने आपको क्लास में कहा था जो ECO है ये वाला, ये 2 रोल प्ले कर सकता है. अगर वो जीएसटी कलेक्ट कर रहा है तो टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा, एंड अगर जीएसटी कलेक्ट नहीं कर रहा है तो फिर वो क्या करेगा? टीसीएस कलेक्ट करेगा. नाउ इन गिवन क्वेश्चन ईसीओ का रोल क्या है? वो जीएसटी कलेक्ट करके भर रहा है तो फिर वो टीसीएस कलेक्ट, हाँ, मतलब ईसीओ एट ए टाइम एक ही रोल परफॉर्म करेगा. अच्छा, जिस दिन रजिस्टर हो जाएगा, जिस दिन होटल रजिस्टर हो जाएगा, जब उसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर जाएगा, बट फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि रेस्टोरेंट के केस में हमेशा जीएसटी कौन भरेगा? स्विगी भरने वाला है. तो यहाँ पे टीसीएस कब कलेक्ट होता है बताओ? कौन से केस में? जहाँ पे जीएसटी अपन खुद भर रहे हैं तब टीसीएस कलेक्ट होगा. तो ईसीओ या तो जीएसटी कलेक्ट करेगा या तो टीसीएस. अभी क्वेश्चन में वो हमेशा क्या कलेक्ट करेंगे? जीएसटी. तो टीसीएस कलेक्ट होगा क्या? नहीं. करेक्ट ना. सो लिखो नो, लिखो नो एज द ईसीओ इज लायबल टू पे जीएसटी. लिखो क्वेश्चन 2 का आंसर, नो एज ईसीओ इज लायबल टू पे जीएसटी. They will not be required to collect TCS. They will not be required to collect TCS. They will not be required to collect TCS. तीसरा क्वेश्चन ऑनलाइन बराबर है कि रिप्लाई करो. तीसरा क्वेश्चन का आप आंसर दो. कैन ईसीओ यूज आईटीसी टू पे टैक्स ऑन रेस्टोरेंट्स सप्लाइड थ्रू इट? देखो ईसीओ का रोल क्या है? टैक्स कलेक्ट करके भरना. मैंने क्लास में कहा था कि उनको टैक्स पूरा भरना पड़ता है. ये उनका इनपुट आउटपुट नहीं है, सामने वाले को भर रहे बस. तो उसके अगेंस्ट कोई आईटीसी एडजस्ट नहीं होगा, ये कंपलसरी कैश फॉर्म में देना पड़ेगा. लिखो 3 नो, नो लिखो. द टैक्स लायबिलिटी शैल बी पेड इन, the tax liability shall be paid in cash only. The tax liability shall be paid in cash only. The tax liability shall be paid in cash only. हो गया? चलो चलो नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई कुछ क्वेश्चंस करते हैं. एक्स इज अ रिटेल डीलर इन गारमेंट्स. आउट ऑफ स्टॉक 5 शर्ट्स आर गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट टू फ्रेंड. बराबर वही क्वेश्चन है ना, मिसमैच नहीं ना. Input credit was availed when these shirts were purchased. Discuss whether GST applicable or not. थोड़ा पहले मैं आपको सप्लाई का एक रिवीजन करा देता हूँ. अपन ने सप्लाई का 2 पेज का चार्ट बनाया, वो सामने रखना है. सप्लाई का जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 7 है. 7(1) में ए है,
डबल ए, बी, सी एंड 7-1A है। तो सप्लाई का डेफिनेशन इन दो पार्ट में डिवाइड है, मतलब एक्चुअली 7-1 में डेफिनेशन है ना। 7-1A क्या है अगर आपको याद है तो, एनी सप्लाई ऑफ गुड सर्विस और बोथ सच एज सेल, बार्टर, एक्सचेंज वगैरह वगैरह इन द कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन। तो सप्लाई 7-1A में आने के लिए दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है, क्या? इन द कोर्स प्लस क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन। डबल ए में क्या था अगर आपको याद है तो, आप चार्ट देखो आपके पास है वो, एक्टिविटी बाय क्लब, अगर आपको याद है तो। बी क्या है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस, उसमें फर्दरेंस हो या ना हो। एंड सी में था एक्टिविटी विदाउट कंसिडरेशन, अगर आपको याद है तो। इसको हम बोलते हैं शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में थे 4 पैरा, पैरा 1 2 3 4, है ना। तो पैरा 1 में था ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, पैरा में था रिलेटेड पर्सन, डिम डिस्टिंग पर्सन का था, है ना। पैरा 3 में था प्रिंसिपल टू एजेंट या फिर एजेंट टू प्रिंसिपल, एंड इसमें था इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन, है ना। तो अभी आपको देखना है कि जो क्वेश्चन दिया है वो कहाँ पे चेक करना है। चेक करो, फ्री में दिया है, कैसे दिया चेक करो। बताओ 7-1A में आएगा, डबल ए में आएगा, बी में आएगा, सी में आएगा। क्वेश्चन पढ़ो एंड कनेक्ट करने की कोशिश करो कि यहाँ पे मैं कहाँ पे उसको क्रॉस चेक कर सकता हूँ। एंड किधर भी नहीं बैठ रहा है तो भी सप्लाई नहीं है, बात खत्म हो गई। सो इधर इधर किधर फिट होगा वो चेक करो। A, AA, B एंड C कहाँ पे है? फ्री में दिया ना, तो कहाँ पे आएगा तो आ सकता है। हाँ, तो ये 7-1C में आने के चांसेस है, कंफर्म नहीं है। तो ये चारों में से अगर है तो सप्लाई है, नहीं है तो फिर नहीं है। अभी 7-1A में क्या है? वो बिजनेस एसेट होना चाहिए, वो परमानेंट ट्रांसफर होना चाहिए जिसका आईटी से उसने लिया है। चेक करो इस क्वेश्चन में तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या? उसका गारमेंट का बिजनेस है, मतलब उसका बिजनेस एसेट है, आईटी से लिया है क्या? लिया। परमानेंटली ट्रांसफर हुआ है क्या? हाँ, ऐसे थोड़ी बोला कि 2 महीने के लिए दिया है, मतलब एज्यूम करना है कि परमानेंटली ट्रांसफर हुआ है। सब कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं? क्या नहीं हो रही है? हो रही है ना, फिर खत्म। सप्लाई है कि उसने आईटीसी लिया, तो लिखो आंसर, लिखो क्वेश्चन 1 का आंसर लिखो। क्वेश्चन 1 लिखो। लिखा है ना, आईटीसी वॉज अवेल्ड। लिखा है ना पापा? ठीक है, लिखो। लिखो एज पर 7-1C पैरा 1। देखो एज पर 7-1C पैरा 1, गाइस एक जस्ट मिनट, वेरी इमरजेंसी है, जस्ट 1 मिनट है। एक मेरा पैन कार्ड आया है। और
नया मिस्टेक किया कि उसने 2 कार्ड मेरे ऑर्डर किए, आधार कार्ड भूल गया था कि कल किया है, बोला ठीक है पैसे तुझ भर रहे हैं, तो फर्स्ट 50 उसके, सेकंड 50 भी उसके गए। अब इसमें भी, इसमें तो कुछ जो भी है उसने दिया है, बोला जो खर्चा तेरा है वो तो रोज अप्लाई कर, बोला सुबह आके, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को, बस पैसा तेरे अकाउंट में से जब तक कट हो रहा है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, तू अप्लाई करते बैठ। तो बेचारे के 150-200 रुपये चले गए। अभी नेक्स्ट टाइम खोएगा नहीं वो। मैं जिस ऑफिस में था ना, वहाँ पे सर ऐसे डेंजर थे, अगर चेक लिखने का गलत हो गया ना, चेक, तो सैलरी में से 2 रुपया काट देते हैं। क्या चेक? आपने तो 10 में से 8 काटे रहेंगे घर पे, वो तो मैंने वैसे ऑफिस में काम किया है। अपन उतने स्ट्रिक्ट नहीं, बट अभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खोना कितनी बड़ी बात है। आधार कार्ड पैन कार्ड भाई ने मेरा गायब कर दिया, बोला कि इधर मिसयूज हो गया तो तू हैंडल करेगा, वो होगा नहीं वैसे। एनीवेज, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ लिखो। हाँ तो बोलो क्या लिखा आपने, बोलो क्या लिखा आपने। हाँ, एज पर सेक्शन 71A 71C पैरा 1, आगे क्या लिखा है लिखो। इफ सप्लाई सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशंस, then it will be treated as supply. If supply fulfills या satisfy following 3 conditions, then it would be treated as supply. If supply fulfills following 3 conditions, then it will be treated as supply. बोलो पहला कंडीशन क्या है? There should be transfer of which asset? There should be transfer of business asset. Second, ITC availed. Third, asset transfer permanently. ठीक है, लिखो as all the conditions are fulfilled, लिखो नीचे as all the conditions are fulfilled, supply of shirts supply of shirts shall be treated as supply under GST. हो गया? सेकंड, discuss whether GST applicable in following transactions. पहला, X gives his vacant plot of land situated in residential colony in Delhi to Y. Monthly rent is 4,10,000. Y Limited is a car distributor and plot of land is used by it for the parking unsold car. बोलो क्या है? वैकेंट प्लॉट दिया है इन रेसिडेंशियल कॉलोनी इन दिल्ली टू वाई लिमिटेड. वाई लिमिटेड इज अ कार डिस्ट्रीब्यूटर एंड प्लॉट ऑफ लैंड इज यूज्ड बाय इट फॉर पार्किंग अनसोल्ड कार. अभी अपन ने क्लास में देखा था कि सप्लाई नीड टू बी चेक फ्रॉम फर्दरेंस है कि नहीं. अच्छा यहाँ पे पैसा तो है कि नहीं बताओ. तो ये 7(1)(a) में आएगा. 7(1)(a) में क्या होना चाहिए? इन द कोर्स एंड फर्दरेंस होना चाहिए एंड कंसिडरेशन होना चाहिए. अभी अपने को एक्स के हिसाब से सोचना है ना. मैंने कहा था फर्दरेंस किसके हिसाब से सोचना है? सप्लायर के हिसाब से ना. रिसिपेंट का देख के क्या करोगे? रेंट किसको आ रहा है तो ऑब्वियसली फर्दरेंस किसका होना चाहिए. तो अभी आप एक्स के हिसाब से देखो. एक्स ने जगह रेंट पे दिया है कंपनी को. मंथली रेंट 4,10,000 है.
तो पहले देखो, अभी पहले अपने को मैंने आपको क्लास में कहा था कि जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, 3 पैरामीटर चेक करना है, लिखना मत, जस्ट बता रहा हूं। कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो पहले चेक करना है कि वो एग्जाम्शन में है क्या कुछ, फिर एग्जाम्शन में नहीं है तो सेकंड देखना है आरसीएम, एंड नहीं है तो फिर फॉरवर्ड चार्ज। तो पहले आपको देखना है कि इस बंदे ने जो जमीन रेंट पे दिया है वो एग्जाम्शन पे है क्या। अपन ने पढ़ा था रेसिडेंशियल ड्वेलिंग यूज एज अ रेसिडेंस एग्जाम्ड है, बट उसी घर मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया तो कमर्शियल पर्पज होगा। तो पहले बताओ, ये जो जमीन उसने लेट आउट किया है, यह है तो रेसिडेंशियल एरिया में यूज कंपनी को दिया, मतलब क्या हो गया, वो कमर्शियल हो गया ना। तो पहला एग्जाम्शन में है क्या, नहीं है, बराबर है। हाँ, तो रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी है। सप्लायर क्या है, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, बराबर ना, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है ना, यस। बढ़िया, चार्जेबल, तो उसमें जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा बताऊं। अभी मेन फंसता कहां पे बताओ, क्या ऐसे ये इन द कोर्स और फर्दरेंस है कि नहीं। अभी आप बोलेंगे नहीं है, कब नहीं होगा वो, अगर रेसिडेंशियल है तो। अभी देखो, इन द कोर्स एंड फर्दरेंस बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, अभी डायरेक्टली आप उसको कनेक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि उसने एक ही जमीन लेट आउट किया। आप समझ रहे, मैंने आपको मोबाइल का एग्जांपल दिया था कि आपने आपका मोबाइल बेचा तो उस पर जीएसटी आएगा क्या, नहीं आएगा, बिकॉज आपके लिए मोबाइल बेचना बिजनेस का काम नहीं, इट इज नॉट इन द कोर्स एंड। वैसे आपने जमीन लेट आउट किया है ना, तो जमीन लेट आउट करना, अच्छा रेसिडेंशियल है तो नॉट इन द कोर्स एंड फर्दरेंस है, बट ये कौन सा जमीन है, कमर्शियल। तो क्या लगता है आपको, जीएसटी आना चाहिए नहीं आना चाहिए, लॉजिकली क्या आना चाहिए ना, जीएसटी आना चाहिए, जीएसटी, बिकॉज द लैंड इज यूज फॉर कमर्शियल पर्पज। तो ये टैक्सेबल सप्लाई होगा, तो ये टैक्सेबल सप्लाई तो है, और रेंट कितना है मंथली, मतलब साल का देखो, मतलब साल का ही 48 लाख, मतलब ज्यादा हो जाएगा तो 10-20 लाख के ऊपर भी जा ही रहा है वो। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आरसीएम में आता है क्या। तो अगर आपके नोट्स है तो आप चेक करो, रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था अपन ने, रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी आरसीएम में पढ़ा था। क्या वो गवर्नमेंट का था, जरा चेक करो, रेंटिंग के लिए आरसीएम में कुछ तो लिखा है। अच्छा, क्वेश्चन में इतना ही पूछा कि जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा, तो जीएसटी आएगा कि नहीं उतना तो बताओ पहले। हाँ, जीएसटी एप्लीकेबल है ना, क्यों एप्लीकेबल बोलो, कमर्शियल पर्पज के, तो आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा कि रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल प्लॉट फॉर कमर्शियल पर्पज इज चार्जेबल टू जीएसटी। नाउ अगर मैं इसको एडवांस लेके जाता हूँ, बोलो इसमें रिवर्स चार्ज आएगा क्या, रिवर्स चार्ज में रेंटिंग के लिए कुछ है, देखो जरा, है क्या रेंटिंग के लिए आरसीएम में, क्या है, रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी बाय क्या है, हाँ किसने रेंट आउट किया तो आरसीएम में, किसी पर्सन ने या गवर्नमेंट ने, हाँ गवर्नमेंट ने किया तो आरसीएम है ना, ये गवर्नमेंट है क्या, नहीं, तो ये कहाँ पे टैक्स आएगा, अंडर फॉरवर्ड चार्ज, उसको जीएसटी भरना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेके जीएसटी भरना पड़ेगा। अभी नहीं लेना पड़ेगा, 20 लाख के ऊपर रजिस्ट्रेशन लेके जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। आपको समझा क्या, सिर्फ कमर्शियल पर्पज है मतलब फर्दरेंस माना ही जाएगा ना, कमर्शियल मतलब क्या, बिजनेस का पार्ट है कि नहीं है, तो फर्दरेंस माना ही जाएगा। आप समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे हाँ या ना। तो जीएसटी आएगा अंडर विच चार्ज, फॉर, अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो पता होना चाहिए। तो इसका कैसे लिखना आंसर, पहले आपको प्रोविजन लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, मतलब ये एक लाइन के लिए क्वेश्चन आता है तो पहले आपको लिखना पड़ेगा लीगल प्रोविजन। क्या लिखोगे आप लीगल प्रोविजन में, बताऊं, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग इज यूज फॉर कमर्शियल पर्पज, हेंस जीएसटी इज एप्लीकेबल, है ना, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग यूज फॉर कमर्शियल पर्पज हेंस जीएसटी इज एप्लीकेबल। एनालिसिस में क्या आएगा कि ऑन दिस ट्रांजैक्शन जीएसटी इज एप्लीकेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज एंड एक्स। अच्छा, एग्जाम में अगर नहीं पूछा तो जस्ट लिखो कि यस जीएसटी इज एप्लीकेबल पेएबल बाय एक्स, बट द मोमेंट यू राइट पेएबल बाय एक्स इट बिकम्स फॉरवर्ड चार्ज, है ना। तो ये आपको लिखना है, ये आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं मैं, एक्सप्लेन कर दिया, 2 पार्ट में आएगा आंसर। पहला
लीगल प्रोविजन, बाद में उसका एनालिसिस। एंड आप क्यों लिखो? ताकि आपको लिखने की आदत हो जाएगी। और मैंने बता भी दिया क्या लिखना है, मतलब वीडियो भी आपके ऐसा देख के भी लिख सकते हैं, बट आप खुद ट्राई करो। चलो क्वेश्चन 2 कैसे लिखना समझ में आ गया? 2 पार्ट में, एक लाइन में लीगल प्रोविजन, एक लाइन में एनालिसिस। चलो क्वेश्चन 2 एंड 3 बताओ। आज के लास्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ डेरिवेटिव्स बाय वाई फॉर कंसिडरेशन ऑफ 4,10,000, यही है ना? Oh, sorry. Z owns vacant land in village. It is given on the rent to be monthly rent 6,40,000. He uses land for agriculture purpose. बोलो, अपन ने पढ़ा था एग्री एक्टिविटी में चेक करना, एंट्री नंबर 54 में, कि रेंटिंग ऑफ लैंड फॉर एग्री पर्पज इज एग्जेम्प्ट, तो नो जीएसटी इज एप्लीकेबल। ठीक है, तो 2 पार्ट में आएगा। व्हाट इज लीगल प्रोविजन? क्या लिखोगे? रेंटिंग ऑफ लैंड फॉर is exempt. Analysis, as land is used for agri purpose, GST is not applicable. Next, she is in the business of selling electronic white goods. ठीक है, he closes down his business on March 31st. The value of unsold stock as on that date is 9 lakh rupees. Okay, अपन ने पढ़ा था क्लास में, मैंने मेरे एग्जाम्पल लिया था कि मेरा, ये अपन ने 7(1)A में पढ़ा था कि आपने आपका बिजनेस क्लोज डाउन किया है। BMW कार का एग्जांपल लिया था कि एक भाई कार लेके गया, बहन कार लेके गई, फिर बचा एक कार डैड खुद घर पे लेके आ गए, जिसका ITC लिया था। तो जब आप बिजनेस बंद करते हैं एंड जब बचे स्टॉक आप घर पे लेके आते हैं, तो उस पर GST आता है, क्योंकि आपने उसका ITC लिया है, क्योंकि आपने उसका क्या लिया है। और उसमें अपन ये भी पढ़ा था कि अगर वही बिजनेस में किसी और को एज अ गोइंग कंसर्न ट्रांसफर करता हूं तो उस पर GST नहीं आएगा, वो एग्जाम्प्ट है। उसका लॉजिक मैंने कहा था कि फिर वो गवर्नमेंट को जीएसटी देगा, इसलिए मेरे से जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है। आपको कलेक्ट हो रहा है क्या चीजें, तो क्या करना है सुपर फास्ट में, आपको सबसे पहले टास्क बताता हूं क्या करना है। सबसे पहले अर्जेंट बेसिस पे, सुपर अर्जेंट बेसिस पे मेरे रिवीजन नोट्स सुपर फास्ट पढ़ना है, सभी नोट्स, ताकि आपको एक ग्रिप आ जाएगा। तो कल आते समय इसके जो आगे के टॉपिक है लाइन से हैं, प्लीज नोट्स पढ़ के आना, ताकि आपका फायदा होगा। नहीं तो क्या होगा, कंप्लेंस हो जाएगा। मैं तो आंसर दूंगा ही, बट अगर आप चाहते हैं कि इस सेशन में से आपको बेनिफिट हो तो क्या करना है। तो आज टाइम मिला तो आज रिवीजन नोट्स में से और मेन नोट्स में से चैप्टर पढ़ते आओ। इसके आगे कौन सा देखो, RCM है, पढ़ के आना है पूरा, एग्जामिनेशन पढ़ के आना है, डायग्राम देख के आओ कि अपन ने कहाँ पे डायग्राम बनाया, एंड यहाँ पे आके आंसर देने की कोशिश करो, या घर पे आंसर सॉल्व करके आओ, ट्राई करो जितना आता उतना, तब जाके मजा आएगा। तो बोलो, इस पे GST आएगा कि नहीं आएगा? सेकंड पे नहीं आएगा GST, नहीं आएगा। तीसरा, इस पे आएगा क्या? आएगा, इस पे GST आएगा, बराबर है ना? यस। ये कहाँ पे अपन ने पढ़ा था? 7(1)A में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि जब भी आप आपका बिजनेस बंद करते हैं तो आपको 7(1)A घर पे जाके चेक करना है। सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन अपन ने पढ़ा था। जब आप बिजनेस को बंद कर देते हैं तो बचे हुए गुड्स अगर आप घर पे लेके जा रहे हो, जिसका आपने क्या लिया है, अभी मैं एज्यूम कर रहा हूं कि उसने GST का लिया है, तो उस पर GST आएगा। नेक्स्ट, लेट पेमेंट चार्जेस फाइन रिकॉर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लायर और बाय मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर, यस, उस पर GST आएगा। इसका अपन ने टाइम ऑफ सप्लाई में पढ़ा था। ये जब एक्स्ट्रा पेमेंट लेते हैं आप, उसका टॉस क्या होता है? डेट ऑफ रिसिप्ट 12/6/13/6 में, तो इस पे भी GST आएगा, क्योंकि ये पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई माना गया है, पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ। हाँ, कहाँ पे GST नहीं आएगा? चार्जेस लेव्ड बाय गवर्नमेंट नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अपन ने एग्जामिशन में पढ़ा था, उस पेनल्टी पे GST नहीं आएगा, बट यहाँ पे गवर्नमेंट वगैरह नहीं बोला है। तो बताओ एग्जाम में आपका फ्लो क्या होना चाहिए? पहले चेक करने की गिवन ट्रांजैक्शन एग्जामिशन में है क्या? नहीं, मतलब टैक्सेबल। फिर चेक करो RCM में है क्या? नहीं, फिर कहाँ पे आएगा वो? हाँ, तो यही फ्लो होना चाहिए। अगर आप डायरेक्टली लिख दिया RCM फॉरवर्ड चार्ज, अगर आप श्योर हो तो ठीक है, करेक्ट आएगा, बट इफ यू आर नॉट श्योर एंड अगर वो एग्जामिशन में, तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। तो अगर आप ये फ्लो फॉलो नहीं कर पाए तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू माइट राइट करेक्ट आंसर, तुक्का लग गया तो करेक्ट होगा, नहीं तो गलत भी हो सकता है। समझा क्या आपको? चलो ये क्वेश्चन करते हैं एंड फिर देन विल स्टॉप। एक्स डिपॉजिट 1 लाख इन कैश सेविंग अकाउंट, बोलो GST आएगा क्या? नहीं। मनी एंड सिक्योरिटी इज नॉट ए गुड्स, नॉट ए सर्विस,
पैसे की जो अपन लेन देन करते हैं रुपीज में, मैंने कहा था देखो क्लास में, एटीएम में पैसा डिपॉजिट करना, विड्रॉ करना, अरे मेरा पैसा विड्रॉ कर रहा हूं, उस पर क्या जीएसटी। हाँ, लेकिन जीएसटी किस पे आएगा? सपोज बैंक ने कुछ कैश डिपॉजिट चार्जेस लिए 200 रुपया, उनके चार्जेस के ऊपर जीएसटी आ सकता है, ये 1 लाख पे नहीं आएगा। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ डेरिवेटिव्स, अगर डेरिवेटिव्स पार्ट ऑफ सिक्योरिटीज है तो जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि मनी एंड सिक्योरिटीज आर नॉट दिस थिंग। तो डेरिवेटिव्स आर सिक्योरिटीज, इसलिए उस पर भी जीएसटी नहीं आएगा। तो क्यों नहीं आएगा? ये सिक्योरिटी है, इस पे क्यों नहीं आएगा? मनी जो है गुड्स भी नहीं और सर्विस भी नहीं है। ZTech हाउसिंग लोन ऑफ 1.5 करोड़ फ्रॉम कोटक महिंद्रा बैंक, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.9%, लोन इज रीपेबल आफ्टर 3 years, रुपीज 10,000 being documentation charges, is payable to Z at the time of taking loan, interest should be part of EMI which will pay on 10th May। So मैंने कहा था कि लोन इज नॉट ए, लोन पे जीएसटी नहीं आएगा, उस इंटरेस्ट पे जीएसटी नहीं आएगा, लेकिन जो लोन प्रोसेसिंग चार्जेस है इसको बोलते हैं फैसिलिटिंग द ट्रांजैक्शन। देखो अपन ने सर्विस में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? फैसिलिटिंग द ट्रांजैक्शन, उसके ऊपर क्या आएगा? जीएसटी आएगा। मैंने कहा था कि शेयर्स के ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, लेकिन जो ब्रोकर है वो क्या करता है? ये फैसिलिट द ट्रांजैक्शन, तो इस 10,000 पे जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा? बिकॉज ये चार्जेस है, इसको बोलते है ना, तो इस पे जीएसटी आएगा, ठीक है ना, उस पे जीएसटी आएगा। ठीक है, चलो तो आज इतना ही करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी के जो क्वेश्चन से, 2 क्वेश्चन से आप घर पे ट्राई करेंगे क्या? विल यू ट्राई दीज 2 क्वेश्चन एट होम? ट्राई करके आना। एंड कल से क्या करना है? नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? आरसीएम है, पूरा आरसीएम पढ़ के आओ, रिवीजन नोट्स, मेन नोट्स, चार्ट तैयारी से आना है, ताकि आपको सॉल्व करने में मजा आएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। ऑनलाइन बाय बाय, कल मिलते हैं सेम टाइम। ऑनलाइन बाय बाय बोलो एक बार।